नमस्कार, समाचार प्लस की खास पेशकश मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। मुद्दे की बात में हम उठाएंगे जनता के उन समस्याओं को जिस पर सवाल तो कई उठते हैं पर जवाब मिल नहीं पाते, और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए समाचार प्लस अपनी आवाज बुलंद करेगी। और इस मुद्दे की बात में आज बात लेबर्स की, यानी आज बात उस बिरादरी की, उस तबके की जिसके आधार पर हमारा समूचा विकास केंद्रित है। हम बात कर रहे हैं असंगठित क्षेत्र के उन तमाम मजदूरों की जो एक सुलगता सवाल बनकर आजाद भारत के 70 साल से अधिक के इतिहास में आज भी जस के तस बने हुए हैं। मजदूरों के साथ में असंगठित क्षेत्र के नाम पर उन्हें जो कुछ दिया गया है और जो कुछ देना बाकी है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हमारे सपनों को ये पूरा करते हैं, हमारे दिनचर्या को आज इस रूप में लाने के लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। यह है हमारे मजदूर। देश में 40 करोड़ से ज्यादा मजदूर आज अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। कोई अपने घर से दूर है तो कोई अपने परिवार से। मजदूरी की कहानी आज मजबूरी की कहानी बन गई है। क्या है हमारे मजदूर इतने मजबूर? मजदूर इकलौता एक ऐसा तबका, समाज का एक ऐसा अंग जिसके लिए हमने वर्षों से नारे सुने हैं। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। ये हम जानते तो हैं, लेकिन मानते कितना है? और यही सवाल आज हमारे सामने खड़ा हो गया है। और ईट नींव की चुपके से नत नयन श्रमिक से बोल पड़ी। भवन कंगूरे अटालिकाएं जब हो जाएंगी मुझ पे खड़ी, ये खुश होकर मुस्कुराएंगी। कोई दर्द ना अपना समझेगा, तेरी मेरी है नियति यही, क्या कोई इसको बदलेगा। मजदूर के खून पसीने से निर्माण राष्ट्र का होता है। सर्जक होकर कोई मजदूर क्यों खून के आंसू रोता है। दुनिया के सारे दुख और दर्द क्यों इनके अपने होते हैं। इनके हक में मुट्ठी भर सुख क्यों एक सपने से होते हैं। गरम गरम इनके अश्कों की लड़ी नहीं यदि टूटेगी, देश की सारी चमक धमक तो इन कणों से फूटेगी। मजदूर देश की धड़कन है, बिना सांस कोई जीता है। इनका श्रम है इतना पावन जैसे रामायण गीता है। चलना इनका काम, इंतजार इनकी जिंदगी। कोई आ गया तो चेहरे पर खुशी, कोई न आया तो घर वापसी की तैयारी। जी हाँ, यही कहानी है मजबूरी की, या फिर यूं कहे मजदूरी की मजबूरी की। आज देश में एक आंकड़े के मुताबिक 40 करोड़ से ज्यादा मजदूर विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। कोई अपने घर के पास है तो कोई घर से दूर। किसी की मजबूरी उसे घर ले आती है तो किसी दूसरे की मजबूरी उसे घर से दूर ले जाती है। पिछले 2 सालों के लॉकडाउन ने मजदूरों के दर्द को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब पैसे और परिवार ने जवाब दे दिया तो देश के सबसे बड़े घर वापसी मिशन की शुरुआत हुई। दर्द की कई तस्वीरें सामने आई जिसने हमें झकझोर कर रख दिया। सरकार ने इन मजदूरों को अपने ही राज्य में बसने का मौका दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपना राज्य रास न आया और फिर वो अपने पुराने मंजिल की ओर निकल पड़े।
आखिर कहाँ गए यहाँ के मजदूर? कैसी मजबूरी उन्हें अपने ही गांव से दूर ले गई? कहाँ हम कमजोर पड़ गए? क्या हमारी योजनाओं में कमी थी या फिर प्रशासनिक महकमा फेल हो गया? ये मजदूर देश की लाइफलाइन माने जाते हैं, लेकिन सही मायनों में इनकी लाइफ ही लाइन से भटक गई है। अपना गांव, अपना रोजगार वाली सोच से हमारे मजदूर भटक गए हैं। मनरेगा जैसी योजनाएं इन्हें अब लुभा नहीं रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये मजदूरी है या मजबूरी। तो ये मजदूरी है या मजबूरी, एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर के खड़ा होता है। और इसी का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल पर मौजूद है बहुत ही खास मेहमान अजय सिंह, जो कि एक सीपीआई नेता है, और अजय राय, जो कि एक मजदूर नेता हैं, जो आज इनसे इसी सवालों का जवाब लेंगे। सबसे पहले तो आप दोनों का समाचार प्लस की इस खास पेशकश मुद्दे की बात में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यहाँ पर अजय राय जी आपसे पूछना चाहूंगी कि श्रमिक लोगों के लिए कई कानून निकाले जाते हैं, कई योजनाएं निकाली जाती है, बावजूद इसके आज भी वो मजबूर है। आखिर क्यों? क्या उन तक ये जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती? निश्चित तौर पर खुशबू जी, आपने जो प्रश्न उठाया है और समाचार प्लस ने जो मुद्दा उठाया है जी, आज के संदर्भ में इस मुद्दे को उठाने की जरूरत थी और उसको आपने लोगों ने उठाया है। इसके लिए आपको हृदय से आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। चूँकि लगातार लगभग 20 वर्षों से मैं मजदूर हितों की रक्षा को लेकर के संघर्षरत रहा हूं और बहुत हद तक बहुत सारे मुद्दों पर कामयाब भी हुआ हूं। लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, इसको देख करके अंदर से हृदय कांप उठता है कि इतने बड़े कोरोना त्रासदी के बाद जिस तरीके से मजदूर, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, सब तरफ से जो लौट करके आए थे और जो उनको आशा बंधाई गई थी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कि यहाँ पे उनको फिर यहाँ से वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर उनको सारे संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। लेकिन आज आप देख सकते हैं प्रत्येक दिन अजय राय जी, यहाँ पर आपने एक बात जो कही उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि जब पलायन की स्थिति सबसे पहले कोरोना काल में देखी गई थी, तब सबसे पहले झारखंड सरकार ही वो पहली सरकार थी जिसने सबसे पहले फ्लाइट्स अरेंज किया था, ट्रेन अरेंज किया था, ताकि अपने मजदूरों को वापस ले आ सके यहाँ पर। जी, मैं आपको बताऊं कि फ्लाइट्स कहाँ से अरेंज हुए थे और ट्रेन कहाँ से चली थी, इसके बारे में राज्य की जनता से ये बातें छिपी हुई नहीं है। लेकिन अखबारों में सुर्खियां बटोरने को लेकर जो बड़े बड़े जो वादे किए गए, आज उन वादों का क्या है? आज कितने जो पलायन हुए मजदूर यहाँ जो वापस आए थे उस दौरान, प्रवासी मजदूर, उनके लिए कितने क्या साधन उनको उपलब्ध कराए गए, कितने रोजगार उनको उपलब्ध कराए गए, ये तो जांच का विषय है। क्योंकि अगर ये जांच का विषय नहीं होता तो आज प्रत्येक दिन, जो मैं अभी पहले भी बोल रहा था कि रांची रेलवे स्टेशन या हटिया या राज्य के अलग अलग स्टेशनों पर देखिए कि लोग हजारों की तादाद में रोज यहाँ से फिर पलायन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे उनको संसाधन मुहैया होता तो निश्चित तौर पर यहाँ से वो जाने का काम नहीं करते। लेकिन जब कहीं पर उनके लिए कुछ संसाधन नहीं है, न कोई रोजगार है, तो उन परिस्थितियों में वो करेंगे तो क्या करेंगे? आज वैसे मजदूर जो यहाँ पे कई अलग अलग कंपनियों में आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं, चाहे सरकार के अंदर हो या सरकार के बाहर हो, आज उनकी स्थिति देख लिए, इतनी दयनीय और इतने भयावह हो गई है कि अगर उस पर हम मजदूर नेता जो हम लोग ट्रेड यूनियन करते हैं, हम लोग अगर थोड़ा ध्यान न दे तो कई हजारों हजार परिवार। अजय राय जी, आपने यहाँ पर एक मुद्दा उठाया कि उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। दयनीय होने की का रीजन क्या है? क्या वो असंगठित है, शायद इसलिए उनकी स्थिति जो है वो बदहाल है? खुशबू जी, राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के अंदर में कई विभाग आते हैं, उसी में एक ऊर्जा विभाग भी आता है और उस ऊर्जा विभाग में आज पूरे राज्य स्तर पर जो हमारा संगठन काम कर रहा है, जो हम श्रमिकों के हितों को लेकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहां पर देख रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री का विभाग, जहां पे आउटसोर्स कंपनियां मजदूरों का इतना शोषण कर रही है, दोहन कर रही है, और लगातार हम लोग यहाँ जो आईएएस और बड़े बड़े जो अधिकारी बने हुए हैं, हम लोग गुहार लगा रहे हैं, बावजूद भी वहां पर कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। आप सोचिए कि राज्य के मुख्यमंत्री का विभाग अगर इस तरह से है तो दूसरे विभाग की स्थिति क्या होगी, इसको आप सहज समझ सकते हैं।
जी, यही सवाल मैं अजय सिंह जी आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है, क्या रीजन है आज हमारे जो मजदूर है वो दयनीय स्थिति में क्यों है? क्योंकि ये बात अभी अभी अजय राय जी ने कहा है कि हमारे मजदूर जो है वो दयनीय स्थिति में है, और इसका रीजन क्या आपको लगता है? देखिए, मजदूर दयनीय स्थिति में पहुंचा है, उसका कुछ न कुछ स्ट्रेटजी होती है। गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है जी, तो कहीं न कहीं इसमें कमियां हैं। जो झारखंड का जो श्रम विभाग है, जिसको मजदूरों हितों की रक्षा करने की बात करनी चाहिए, तो मजदूर हितों की रक्षा की बात न करके वो कॉरपोरेट के इशारे पे जो होता है उनके इशारे पर वो काम करने लगते हैं। जो इन्होंने कहा आउटसोर्सिंग, भैया आउटसोर्सिंग किसी भी तरीके से निदान नहीं है। आप परमानेंट बहालियां अगर नहीं करेंगे अपने क्षेत्रों में, तो आउटसोर्सिंग से रखेंगे तो जो सरकार 10,000 12,000 रुपया दे के किसी से काम कराएगी और 2 साल के लिए रखते हैं, उसको फिर हटा देने का काम करती है, तो ये सिक्योर लाइफ नहीं होता है उनका। हमारा कहना है कि जिस भी बहाली को करे, सरकार की दायित्व बनती है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता में होती है, और अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराने की जरूरत होती है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या आउटसोर्सिंग के जरिए आप उनको रखेंगे। जब भी आप आउटसोर्सिंग रखेंगे तो वो जो मजदूर होता है वो अपने आप को हमेशा अनसिक्योर्ड फील करता है। जब वो अनसिक्योर्ड फील करता है तो उसको लगता है मेरी आजीविका कभी भी जा सकती है, तो वो अपने आप को हमेशा मजदूर जो कहना मजबूर रहता है। वो मजबूर होकर कम दामों में काम करने की कोशिश करता है। ये ऐसे ही नहीं, ये जो हम बात कर रहे हैं श्रम कानूनों की, जब हम बात कर रहे हैं, ये इतना हल्का से हमें नहीं मिला है जी। हमने ब्रिटिश काल से लड़के इसको हक को पाया है। हम देखेंगे 1920 में यहाँ सबसे पहले ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है बॉम्बे में, जहां पर नाविक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोखले साहब ने इस मजदूर यूनियन की गठन किया था पूरे बॉम्बे में, और मजदूरों को इकट्ठा किया था उनका हक और अधिकार दिलाने का। 1926 में पूरे देश में श्रम कानूनों की लागू किया गया था कि मजदूरों को क्या क्या चीज प्रिवेंट देना चाहिए। 8 घंटे के काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटा उनको मनोरंजन के लिए ये व्यवस्था की गई थी कि किसी से भी आप 8 घंटे से अधिक आप काम नहीं करा सकते हैं। 8 घंटे का जो भी काम करे उसको आपको बोनस देना या एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आज की सरकारें क्या कर रही है आप देखेंगे, 8 घंटे जी, यहाँ जैसे आप पूछ रहे हैं अजय सिंह जी की सरकारें क्या कर रही है, सरकार तो कई योजनाएं निकालती है। क्या वो जो योजनाएं हैं हमारे मजदूरों तक पहुंच पाती है? अगर नहीं पहुंच पाती है तो उसका रीजन क्या है? नहीं, सरकार जो योजनाएं बनाती, मैंने आपको क्या कहा, वो पब्लिक सेक्टर या हो जो आउटसोर्सिंग के मजदूरों के द्वारा एक जिसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो अपने अनुसार सुविधा के अनुसार लोगों को बहालियां करते हैं। आपने कहा परमानेंट जब बहाली नहीं करेंगे तो अनसिक्योर तो मजदूर फील करेगा ही, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। सरकार का दायित्व होता है जितनी भी बहालियां हो। जैसे भाई साहब ने कहा कि, अजय जी ने कहा कि बिजली बोर्ड का स्थिति क्या है, तब बिजली बोर्ड में आप देखेंगे जो रात को 12 बजे भी अगर बिजली करता हुआ इमरजेंसी सेवा होती है, वहां पर मजदूर परमानेंट नहीं है, वो आउटसोर्सिंग से मिस्त्री रखते हैं, 200-300 रुपया देकर उनको रात में सेवा लेते हैं। कब उनको हटा देंगे उनकी कोई गारंटी नहीं है। तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है जो इमरजेंसी सेवाएं होती है, जो मजदूर भविष्य का निर्माण करता है, हमारे देश का निर्माता है, हर चीज का वो निर्माण करता है। भारत की तरक्की या देश की तरक्की में मजदूरों का जो योगदान है, ठीक है, बहुत सी हमने कहा कि इनके लिए बहुत से वेलफेयर स्कीम्स लागू है, लेकिन वो वेलफेयर स्कीम सड़क पर नहीं दिखता है। सड़क पर इसलिए नहीं दिखता है कि हमारी इच्छा शक्ति जो होती है सरकार की, और यहाँ जो जितने भी ट्रेड यूनियंस के लोग हैं, केवल जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम नहीं करता। श्रम जी, अजय सिंह जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी और अजय राय जी के पास वापस जाऊंगी। अजय राय जी, ये बताइए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडों में हम यहाँ पर मजदूरी को जो जोड़ रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए खुशबू जी, मैं ये बताऊं कि 2008 से मैं राज्य बिजली बोर्ड में यूनियन कर रहा हूं, और 2016, 2017, 2018 इस दौरान, उस समय रघुवर सरकार थी, और उस दौरान हमने 2-2 बार बहालियां वहां से जो निकली, तो जो पहले से मजदूर कार्यरत रहे उन्हें प्राथमिकता दिला करके हमने उनको रेगुलाइज कराया। लगभग 850 मजदूर उसमें रेगुलाइज हुए। और ठीक इस विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काफ़ी नारा दिया था, हर जगह अपने भाषण में कहा था कि जहाँ जहाँ आउटसोर्स चल रही है, आउटसोर्स को ख़त्म करके वहाँ हम रेगुलाइज नियमितीकरण जो है वो हम पूरा करेंगे। लेकिन आज 2 साल ऊपर होने को हैं, और उन्हीं के विभाग में, मैं फिर इसलिए थोड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ कि उन्हीं के विभाग में ऊर्जा विभाग, जहाँ पे आउटसोर्स चल रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ
जो पहले से राज्य बिजली बोर्ड के अंदर जैसे मजदूर काम करते थे और जो एजेंसी के माध्यम से काम करते थे, अभी तक 100 करोड़ से ज़्यादा हम लोग सिर्फ बीच के बिचौलिए जो ठेकेदार हैं, जो एजेंसी हैं, उसको हम लोग दे चुके। जबकि इससे कम में अगर आउटसोर्स खत्म करके सीधा अगर विभाग उसको चलाता तो 100 करोड़ रुपए बचाए जा सकते थे। लेकिन आज वहाँ पर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स इस तरह का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर उनका कमीशन बना हुआ है। अभी मैं बताऊं कि वर्तमान में जितनी एजेंसियां वहां पर काम कर रही है उसमें सब के सब लगभग बाहर की एजेंसी हैं। जी अजय राय जी, यहाँ पर मैं अपनी बात को पूरा कर लूं, क्योंकि वो बाहर की एजेंसी हैं और वो यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री जी का कहना था कि यहाँ पर जितने भी इस तरह के कैटेगरी के जो काम होंगे यहाँ के स्थानीय लोग काम करेंगे। लेकिन वहाँ स्थानीय तो दूर, आज दूसरे प्रदेश से लोग आकर के यहाँ का मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं जा पा रहा है। जी अजय राय जी, यहाँ पर अभी आप बोल रहे थे कि रघुवर सरकार के टाइम पर मतलब मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया गया। शायद आपको याद होगा कि मोमेंटम झारखंड भी उसी टाइम पर आयोजित किया गया था। देखिए खुशबू जी, मैं मोमेंटम, मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, मैं बस आपको याद दिला रही हूँ कि शायद आपको याद होगा कि मोमेंटम झारखंड उसी टाइम पर आयोजित किया गया था। बावजूद इसके हमारे मजबूर मजदूर जो है वो पलायन करने की स्थिति में वापस से आ गए, ऐसा क्यों? देखिए खुशबू जी, मैं मोमेंटम झारखंड की नहीं, मैं सीधा जिस विभाग से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसकी बात मैंने आपके सामने रखी है और उसको 100% मैं मतलब पूरी तरह से अपनी प्रतिबद्धता के साथ बोल रहा हूँ और प्रमुखता के साथ, और ये हमारी प्राथमिकता भी है कि हमारे जो भी बातें हम बोल रहे हैं उसमें कहीं कुछ गलत ना हो। लेकिन आप सोचिए कि जिस भरोसे और जिनको भरोसा दे करके ये सरकार बनी, हेमंत सोरेन की सरकार, उस सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए था। लेकिन वो वादे की जगह जो है, जब उनके पास सोचिए कि हम मजदूर नेता अगर जाते हैं मिलने के लिए तो मिलने से भी वो कतराते हैं इस बात के लिए कि कल को उनको जवाब देना पड़ेगा, और हम लोग जवाब मांगने के लिए जाते हैं कि आपने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ। और अगर ये चीज़ नहीं होता तो ये हजारों हजार मजदूर जो लगातार पलायन कर रहे हैं, जिनको एक सब्जबाग दिखला करके यहाँ पर लाया गया था जी। और जिस तरीके से उस समय फ्लाइट की बात की जा रही है, ट्रेन की बात की जा रही है, हर दिन अखबार की एक सुर्खियां होती थी कि हेमंत सोरेन ने ये कहा कि ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ये करेगी। कहीं कोई उदाहरण तो पेश करके दिखलाए। जी यहाँ अजय राय जी आपको रोकूंगी और वापस से मैं अजय सिंह के पास आना चाहूंगी। अजय सिंह जी, आप बताइए कि जैसा कि ये बोल रहे हैं कि रघुवर सरकार के टाइम पर मजदूरों का जो है बहुत उत्थान किया गया, क्या सिर्फ इस सरकार में मजदूर जो है वो मजबूर है, या इससे पहले भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई तब भी मजदूरों का हाल वही था? नहीं, अजय जी ने जो बात कहा कि रघुवर सरकार ने बहुत सा काम किया, तो वह मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, इस राज्य में जी 22 साल बने हुए राज्य का हुआ है जी, तो आपने 16 साल राज्य किया है, तो सब इसी बात पर आ रही। जब 16 साल रघुवर भाजपा की सरकार ने यहाँ राज किया जी, तो वो आउटसोर्सिंग कंपनियां आई कैसे? सवाल तो ये उठता है ना कि अभी बोल रहे थे कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को हमने 100 करोड़ से ऊपर का दिया, तो आउटसोर्सिंग कंपनी को निमंत्रण किसने दिया? आउटसोर्सिंग कंपनियों को किसने बुलावा दिया? तो ये कहीं ना कहीं किसी बहुत अच्छा प्रश्न नहीं, मैं अजय जी बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, कंप्लीट कीजिए। मैं ये बात करना चाहता हूँ, बार बार हम लोग कहते हैं कि सरकार को आउटसोर्सिंग से काम नहीं लेना चाहिए, मजदूरों को परमानेंट बहाली होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति होती, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी या अर्जुन मुंडा या मधु कोड़ा, किसी की भी सरकार हो, सरकार से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। आपका क्या इच्छा शक्ति, आप क्या चाहते हैं मजदूरों के लिए काम करने के लिए? हम परमानेंट बहाली की बात क्यों नहीं करते हैं? हम अस्थायी नौकरी की बात क्यों नहीं करते हैं? हम एजेंसियों को क्यों काम देने की काम करते हैं? इसलिए कि एजेंसियों से तय है कमीशन, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो कमीशन लेती है, मजदूरों को पैसा कम देने की जरूरत पड़ता है और उनकी लायबिलिटी नहीं रहती। वो मजदूर मरता है या कुछ भी होता है, उसका कोई देख लेने वाला नहीं है। मैं बताता हूँ, अजय जी अगर बोल रहे हैं जी, अभी आपके इसी सवाल आपको बहुत अच्छी बात, अजय जी अगर ये बात बोल रहे हैं कि इन्होंने देख रहे हैं, मुझे याद है कि जेसीए स्टेडियम में हाईलाइट मास्क लगाने में एक मजदूर गिरा था, यही रात 3 मजदूर मरे थे, यही काटा टोली के मजदूर थे। मैं अजय जी से भी पूछना था, उन लोग कहाँ थी उस समय की सरकार? कहाँ उन लोगों ने उसको सेफ्टी किट तक नहीं अवेलेबल होता है, उनको मजबूरी में सुरक्षा को मानकों को ताक में रख उनसे काम कराया जाता है। अजय राय जी क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल पूछा है आपसे अजय सिंह जी ने कि कहाँ थी उस टाइम पर आपकी मामला ये बहुत संवेदनशील उठाते भी हैं जब है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जेसीए की बात तो ठीक है, उस जगह पर क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपको मैं बताऊं कि राज्य बिजली बोर्ड में मतलब 2002 से पहले के जितने जो केसेस रहे थे पहले के, लगभग 12.5 करोड़ रुपया मुआवजा हमने दिलवाया। उस समय राजेंद्र बाबू हेमंत सोरेन सरकार में ही मंत्री थे,
और उस दौरान पुराने बहुत सारे केसेस अजय भाई आपको ध्यान होगा, जो हम लोगों ने लगातार उस पर आंदोलन चला करके, और जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, वहां भी 12.5 करोड़ रुपया हमने दिलवाया, और आज उस परिवार के लोग जो काम करने वाले थे वैसे लोगों को रोजगार भी दिलवाया है। तो जहां तक जो चीजें हम लोग के सामने में आती है उसको उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन इस सरकार में जो अभी हम लोग ने अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि अभी सप्ताह 10 दिन पहले एक चाईबासा में एक घटना घटी, एक बिजली विद्युत कर्मी जो है काम करते हुए वहां पे विद्युत का शिकार हो गया जी। और उस वक्त वो एजेंसी, एक सन सिटी करके एजेंसी यहाँ पर काम करने वाली है, उसके सारे जो अधिकारी हैं मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए, कहीं कोई इसको देखने वाला नहीं। मैं सैल्यूट करता हूँ चैनल के माध्यम से जमशेदपुर डीसी का, कि बाकायदे जो वो बोर्ड के अधिकारी या जो एजेंसी के अधिकारी जाके गलत बयानी वहाँ पर नोट करवाए थे एफआईआर में, उसको उन्होंने जाके चेंज करवाया और बाकायदे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उस विद्युत कर्मी का बयान लिया। बाद में वो 2 दिन बाद वो डेथ कर गया, लेकिन कम से कम थोड़ी संवेदनशीलता जो है वो जमशेदपुर डीसी में हमें दिखा कि कम से कम उन्होंने इस चीज को लेकर के कड़े कदम उठाए हैं। जैसा कि समाज में हमने सब कुछ समय के साथ बदलते हुए देखा, चाहे वो देश हो, राज्य हो या फिर शहर हो, हर तरह के वर्ग के विकास की गई, एक बुनियाद मिलती गई उन्हें। लेकिन क्या मजदूर अपने टैग से, अपने इस नाम से ऊपर उठ पाया है? अगर हम ध्यान दें तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर क्यों? और इसी क्यों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल पर मौजूद है, फिर से एक बार आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगी, अजय सिंह जी और अजय राय जी। अजय सिंह जी जो कि सीपीआई नेता है, अजय राय जी जो कि मजदूर नेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब बात करते हैं कोरोना काल की। कोरोना काल में जैसा कि हमने देखा था कि लगातार मजदूर जो है पलायन करते हुए अपने अपने राज्य वापस आए थे। उसके बाद राज्य सरकार ने क्या कुछ किया, ये क्वेश्चन मेरा आपसे होता है अजय राय जी, की क्या मजदूरों को वो रोजगार यहाँ पर मिल पाया जिसके बाद वो यहाँ से वापस ना जा सके? देखिए, प्रवासी मजदूरों को जो भरोसा दिलाया गया था वो भरोसे के साथ कंप्लीट विश्वासघात किया गया, जिसके कारण आज लगातार हजारों मजदूर पलायन कर रहे हैं। इसको राज्य सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए था कि जिस भरोसे हम बुलाए और जितना जो उनको भरोसा हम लोगों ने पैदा किया कि यहाँ पर हर तरह का रोजगार हम लोग मुहैया कराएंगे, उस दिशा में सरकार की ओर से कहीं कुछ पहल हो नहीं पाई। अगर हुई होती तो इतना जो पलायन हो रहा है ये नहीं होता। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर काफ़ी रोजगार के इसको हम लोग सृजन कर सकते थे। यहाँ पर हर विभाग, हर इस तरह के जो अलग अलग जिलों में जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, जो हमारी कृषि क्षेत्र में काम करने का है, जो अलग अलग अभी मैं बताऊं कि सप्ताह भर पहले प्रधानमंत्री जी की मन की बात में एक कोयलकेरा करके यहाँ सरायकेला खरसावां में एक गांव है जहाँ पे हल्दी की खेती होती है। वहाँ पर थोड़ा सा जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी थोड़ा सा वहाँ पर हेल्प किए, तो वहाँ पर हल्दी के क्षेत्र में मतलब हल्दी की खेती में इतनी ज़्यादा उन्नति हुई है कि आज वहाँ की महिलाएं, हर घर की महिलाएं काफ़ी स्वावलंबी हुई हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह से थोड़ा पहल अगर राज्य सरकार की ओर से होता तो यहाँ भी काफ़ी रोजगार का सृजन हम लोग कर सकते थे और लोगों को रोजगार दे सकते थे। लेकिन इस दिशा में कहीं कोई जो सोच होनी चाहिए सरकार की, वो सोच हमें दिखाई नहीं देती। अगर दिखाई देती मेरा सवाल तो परिस्थिति कुछ और होती। यहाँ पर अजय राय जी आपको रोकना चाहूंगी। अजय सिंह जी मैं आपके पास वापस आती हूँ कि 2 लॉकडाउन देखे हमने कोरोना काल के दौरान, तो क्या लगता है कि आज जो मजदूरों की स्थिति है वो पहले से सुधरी है या मजदूर अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं? नहीं, मजदूर तो और 10 साल पीछे की ओर चला गया है। मैं इसलिए कहना चाहूँ चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, वो कोरोना काल में मजदूरों को उन्होंने लावारिस स्थिति में छोड़ दिया था, जिसको कहते हैं भेड़ बकरी की तरह हाँक देना। मतलब दिल्ली से लोग पैदल आ रहे हैं, गोवा से पैदल आ रहे हैं, लोग भूखे नंगे सड़कों पर दौड़ रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के द्वारा कहते हैं तो मजदूरों का अपमान किया गया कोरोना काल में। मैं जो भी हो, जिस कंपनियां में वो रहते थे उस कंपनी में उनको खाने का पैसा नहीं दिया, 2 महीने बर्दाश्त नहीं कर सकते थे लेबरों को। लेकिन झारखंड में पलायन एक बड़ी समस्या रही है, विस्थापन और पलायन हमेशा यहाँ बड़ी समस्या रही है। उसका एक मात्र कारण है कि झारखंड में हम जो रोजगार नीति परक जो शिक्षा देनी चाहिए लोगों को, हम नहीं दे पाते हैं। झारखंड में यहाँ की जमीनों पर कोयला है, अबरक है, सभी चीज की खदान है, लेकिन रोजगार सृजन के मामले में क्योंकि 40% जमीनें जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में यहाँ का है, चाहे वो CCL हो,
चाहे सेल हो चाहे वेल हो, जो भी चलता है वो CCL के अंडरटेकिंग में। तो ये सरकार को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए रोजगार के मामले, अभी सही कहा अजय जी ने कि सरकार को एक बनाना चाहिए नीति कि झारखंड में हम कैसे रोजगार सृजन करें। जैसे खेती, केवल हम उद्योग का मतलब समझते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दे वही उद्योग नहीं होता है। हम यहाँ पर गृह उद्योग की बात करें, कुटीर उद्योग की बात करें, मुर्गी पालन की बात करें। अजय सिंह जी, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, हमारे मजदूर हमारे राज्य में वापस कैसे आएंगे? देखिए, हमारे मजदूर हमारे वापस तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम उनको पूरी सहूलियत नहीं दे सकते, और मजदूरों का जो हक अधिकार हम जब तक नहीं दे सकते वो यहाँ पर नहीं रख सकते। हम प्रॉपर उनको मजदूरी नहीं दे पाते हैं। यहाँ का जो आप देखिए न्यूनतम जो वेज लागू होता है वो वेज हम नहीं दे पाते हैं अपने लोगों को। आप जाकर देख लीजिए, किसी भी दुकान में देख लीजिए, 5,000 6,000 में आपको सैकड़ों मजदूर मिल जाएंगे, कपड़े दुकान में या किराना दुकान में या रोड पर काम करते हुए परमानेंट। तो हम जब उनको न्यूनतम वेज जब तो नहीं दिला पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ से लोग पलायन करते हैं। और यहाँ के लोकल लोगों को जो रोजगार हमें सरकार की तरफ से सृजन करने की देने की बात करनी चाहिए, वो सरकार नाकाम रही है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। हेमंत जी मैंने कहा 6 लाख प्रवासी मजदूर जब वापस आए तो उन्होंने श्रम कार्ड बनवाने की बात की, लेकिन श्रम कार्डों में जितना अधिकार दिया हुआ है वो अधिकार उनको नहीं मिल पाया। अजय राय जी, आपसे भी यही केवल सवाल कार्ड बना देने से नहीं हो जाता है। रोकना चाहूंगी अजय सिंह जी आपको। अजय राय जी, आपसे भी यही अजय जी ने सवाल जो बातें कही जी कि श्रम कार्ड बनाने की, अब श्रम की जगह इनको श्रम कार्ड बनाना चाहिए हेमंत जी को खुद के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मजदूरों का शोषण दोहन और जिस तरीके से अब पलायन शुरू हो गया है, मतलब त्रासदी है इस राज्य की जी। और हम लोग भी काफी इस चीज को लेकर के मर्माहत है। अजय राय जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा सवाल आपसे यह है कि हमारे मजदूर को क्या यहाँ पर सुविधाएं दी जाए जिससे वो पलायन करने को मजबूर ना हो? देखिए खुशबू जी, मैंने पहले भी इस सवाल का जवाब पहले दिया है कि यहाँ पे रोजगार के काफी संसाधन मौजूद है, सिर्फ चाहिए एक अच्छी नीति। अगर अच्छी नीति बना करके करेंगे तो हमारा राज्य भी ग्रो करेगा और हमारे मजदूरों को भी उनका जो हक है वो मिल पाएगा और उनको भी पलायन नहीं होना पड़ेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन इस दिशा में सरकार की ओर से जो पहल होनी चाहिए, अगर उनको चाहिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार ऐसे नीतियों को बनाने के लेकर के लोगों से उनका अनुभव साझा करे, उनसे वो अनुभव साझा करके उस चीज़ को तैयार करे ताकि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन की दिशा में हम लोग काम कर सकें। जी, तमाम बातचीत के लिए अजय सिंह जी, अजय राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मुद्दे की बात में जुड़ने के लिए। और रुक करते हैं आगे और बताते हैं आपको कि कई रातें इनकी भूख में गुजर जाती है। इनका ना आज उज्जवल है ना कल का कोई ठिकाना है। मेहनत बस उम्मीद के भरोसे ही रहती है और कि यहाँ पर उन्हें कोई लॉटरी ज़रूर लगेगी और रात इसी सपने के साथ गुजर जाती है। दिन होता तो है पर फिर मैदान में ही नजर आते हैं। नमस्कार। भैया ओ भैया, मजदूर भैया, हम ता बनल समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।